हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो था इनवेरिएंट्स की बात हमने की थी। तो इनवेरिएंट्स में मैं एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराता हूँ। एक यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं नेचुरल यूनिट सिस्टम। नेचुरल यूनिट सिस्टम, इसमें सिंपली हम लोग c इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं एंड h इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। जब भी हम कोई भी इक्वेशन को इस फॉर्म में डिनोट करेंगे तो उसे बोलते हैं नेचुरल यूनिट सिस्टम। तो लास्ट टाइम में जो इनवेरिएंट्स की बात हमने की थी वो था सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस मॉड आर स्क्वायर वेक्टर आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस मॉड आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टाउ नॉट स्क्वायर और ई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस मॉड वेक्टर पी स्क्वायर इज इक्वल टू ई डैश स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस मॉड पी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1 2। अगर मैं एक सेम इक्वेशंस को नेचुरल यूनिट सिस्टम में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? इस इक्वेशन को हो जाएगा सिंपली टी स्क्वायर माइनस मॉड आर स्क्वायर इज इक्वल टू टाउ नॉट स्क्वायर। सिंपल। इस इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये सिंपली हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस मॉड पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर। सिंपल। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में लिखा, लेकिन आप बाकी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। तो ये नेचुरल यूनिट सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। अब जिस तरह से हमने पोजीशन और टाइम इनवेरिएंट्स की बात, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस की बात की थी, जैसे फॉर्मूलाज क्या थे हमारे पास? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर्मूलाज हमारे पास जो थे वो थे एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वाई जेड डैश इज इक्वल टू जेड एंड टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके, इसी को हम लॉरेंस इनवेरिएंट इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस भी हम लिख सकते हैं। ओके सॉरी, यहाँ पे मैं सी स्क्वायर को छोड़ दिया। दिस इज विल बी वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और इनवर्स में क्या था? एक चीज़ सेम चीज़, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, y इज इक्वल टू वाई डैश, z इज इक्वल टू जेड डैश एंड t इज इक्वल टू टी डैश प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके, अब इन्हीं के इक्विवेलेंट हम लोग और फार्मूलाज लिखेंगे इन द रिस्पेक्ट टू मोमेंटम एंड एनर्जी। कैसे लिखेंगे उन फार्मूलाज को? ध्यान दीजिए। एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशंस। देखिए, जिस तरह से यहाँ एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, तो चेंज एक्स डैश को चेंज करेंगे हम लोग पी एक्स से और टी को चेंज कर देंगे ई से। सारे इक्वेशन सिमिलरली हमको मिलते चले जाएंगे। लाइक पी एक्स डैश इज इक्वल टू पी एक्स माइनस वी ई बाई सी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके, पी वाई डैश इज इक्वल टू पी वाई, पी जेड डैश इज इक्वल टू पी जेड एंड ई डैश इज इक्वल टू ई माइनस वी पी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एक्चुअली ये थोड़ा सा एक्स डैश को नहीं, टी डैश को टी पी से एंड एक्स डैश को ई से, हम एक्स को हम लोग ई से रिप्लेस कर देंगे। ओके, और अगर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमको लिखना हो तो पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स डैश प्लस वी ई बाई सी स्क्वायर, पी वाई इज इक्वल टू पी वाई डैश एंड पी जेड इज इक्वल टू पी जेड डैश एंड ई इज इक्वल टू ई डैश प्लस वी पी एक्स डैश अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दिस इज और एनर्जी मोमेंटम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। एनर्जी मोमेंटम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ओके, इस बात को याद रखिएगा कि आपको क्या क्या पैरामीटर, ये कोई रूल नहीं है, ये मैंने एक ट्रिक आपको सिर्फ बता रहा हूँ। आपको टी जो है टी को पी से कन्वर्ट कर चेंज कर देना है, इंटरचेंज कर देना, और एक्स को ई से, तो आप इक्विवेलेंट इक्वेशंस पा जाएंगे। जैसे पी एक्स डैश इज इक्वल टू पी एक्स माइनस वी ई बाई सी स्क्वायर। आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके देख भी सकते हैं। ओके,
और आप बाकी क्वेश्चंस को भी कंपेयर करके देख सकते हैं, जैसे लाइक एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी बाय रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो टी को हम लोग पी मोमेंटम से और एनर्जी को हम लोग एक्स को हम लोग एनर्जी से इंटरचेंज कर देंगे, हमारा रिलेशन सामने हमारे मिल जाएगा। ओके, तो लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का और रिलेटिविस्टिक लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो होगा वो है डॉपलर इफेक्ट। ओके, डॉपलर इफेक्ट। इससे हर एग्जाम में ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पे आते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, पर एक जनरल रूल्स, कुछ जनरल रूल्स हैं इसके, सिंपल से रूल्स हैं, उन्हीं रूल्स को सिर्फ आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, बाकी इस कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि अगर एक फ्रीक्वेंसी किसी रेस्ट फ्रेम में से एक फ्रीक्वेंसी दूर जाती है, लेट्स से न्यू नॉट इज द let's say S and S dash are two frame of references, okay, और S dash मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और इसके साथ साथ कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक साउंड सिस्टम है, ये भी मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, या S dash या तो दूर जा रहा होगा या S dash S के पास आ रहा होगा। तो डिपेंडिंग ऑन, अगर इस यहाँ से इस सोर्स से जो लाइट या जो साउंड निकल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉट है, लेट्स से न्यू नॉट, तो डिपेंडिंग ऑन कि एस डैश एस के पास आ रहा है या एस डैश एस से दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी वेरी हो जाती है। अगर एस डैश एस से दूर जा रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक घटने लगती है, और एस डैश अगर एस से नज़दीक आ रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। ये बड़ी बात इसलिए कि फ्रीक्वेंसी जनरली जो थॉट प्रोसेस है वो फ्रीक्वेंसी इज अ सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी, मतलब जब तक सोर्स आपका चेंज नहीं होगा फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं हो सकती है। पर यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है कि रिलेटिविस्टिक अप्रोच में या किसी भी अप्रोच में, नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच, अगर सिस्टम आपसे दूर जा रहा हो तब भी फ्रीक्वेंसी रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने लगती है, और अगर सिस्टम आपके नज़दीक आ रहा हो, साउंड सिस्टम आपके नज़दीक आ रहा हो तो भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने लगती है। यहाँ पे एक वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको देखने को मिलता है। ओके, तो ये वेरिएशन कैसे होता है, हम यहाँ पे इसी चीज़ की बात करने वाले हैं। लेट्स से वी वेलोसिटी से एस डैश मूव कर रहा है, और यहाँ पे एक लाइट सोर्स है जो कि एस डैश से एक थीटा एंगल बना के निकल रहा है विद फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, लाइट विद स्पीड c। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, थीटा नॉट एक्स एक्सिस के साथ एक जो लाइट सोर्स है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एक थीटा नॉट एंगल बना के इमिट हो रहा है, और एस डैश वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस बात को क्लियर रखिएगा कि थीटा नॉट वो एस डैश के रिस्पेक्ट में बनाई गई एंगल है। ओके, नॉट एस डैश के रिस्पेक्ट में बनाई गई एंगल, ओके, विद एक्स एक्सिस। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को एस फ्रेम में मेजर करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इस कंडीशन में, जब फ्रीक्वेंसी को एस फ्रेम में हम मेजर करेंगे तो हो जाएगा न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी बाय सी वी बाय सी cos theta. Theta is the angle. Okay, theta is the angle. Theta or theta naught, you can say theta naught. Theta naught is the angle making by the light source with x-axis. तो यहाँ पे क्या बात करता हूँ, न्यू नॉट इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, न्यू इज द apparent फ्रीक्वेंसी जो मूविंग सोर्स मेजर करेगा। ओके, थीटा इज apparent एंगल, एंड v is velocity of the source, velocity of source s dash with respect to s। तो ये क्वेश्चन तब यूज हम करेंगे जब एंगल एक थीटा नॉट एंगल बना के लाइट सोर्स एक्स एक्सिस से थीटा नॉट एंगल बना के इमिट होता है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्टली लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट की। ये कैसे होता है? लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में लाइट सोर्स मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है। मीन्स कुछ इस तरह का कंडीशन यहाँ बनेगा, एस फ्रेम, एस डैश फ्रेम इज मूविंग विथ वेलोसिटी v and light is also moving with velocity v, either in the positive x direction or light may move either in the negative x direction। तो केस 1,
इफ लाइट मूव्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तो थीटा कितना हो जाएगा 0। इस इक्वेशन में थीटा कितना हो जाएगा 0। तो हमको क्या मिलेगा, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी बाई सी। हम लिख सकते हैं न्यू नॉट रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी माइनस वी। दिस इम्प्लाइज न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट रूट सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी। ओके, सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी। तो अगर आप ऑब्जर्व करें इस कंडीशन में, स्पेशली इस कंडीशन में, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज स्मॉलर देन लैम्डा नॉट। और मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, और इसको बोलते हैं हम लोग ब्लू शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट व्हेन द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। बिकॉज ये रिलेशन जो मैंने लिखा है ये आपको पता होगा, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। इस रिलेशन का इस्तेमाल मैंने यहाँ किया है। ओके, तो इस शिफ्ट को बोलते हैं हम लोग ब्लू शिफ्ट, कि लाइट की फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज कर गई है ब्लू डायरेक्शन में। ब्लू डायरेक्शन मीन्स इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। ओके, लार्जर फ्रीक्वेंसी में चली गई है वो। ओके, केस 2 में लेता हूँ, व्हेन द लाइट मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। एस डैश इस वी डायरेक्शन में, पर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब आप ये बताइए कि थीटा इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, थीटा नॉट इज इक्वल टू पाई। तो सिमिलर कैलकुलेशन करके जो न्यू होगा हमारा आ जाएगा न्यू नॉट रूट 1 माइनस वी बाई सी अपॉन 1 प्लस वी बाई सी। क्लियरली न्यू इज स्मॉलर देन न्यू नॉट और लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। क्लियर? क्लियर? ओके ओके, नाउ ये दिस इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट। तो इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, सिस्टम आपसे अगर ओके फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, और ऊपर वाले कंडीशन में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। ओके, एनी डाउट? व्हेन द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन then frequency will increase, and if the observer and a source both are moving in the opposite direction then the frequency will decrease. Okay, लास्ट में एक और लास्ट टॉपिक में डॉपलर की बात करता हूँ। दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। इस कंडीशन में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सोर्स मूव कर रहा होगा। ओके, अभी परपेंडिकुलर डायरेक्शन सिर्फ नहीं हो सकता है, ये किसी भी हो सकता है। ये सोर्स ऐसे मूव कर रहा हो, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ओके, या फिर ये थोड़ी इस तरह भी मूव कर सकता है। वेलोसिटी v, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है। ओके सॉरी, ऑब्जर्वर सिर्फ यहीं पे है। तो देखिए ये इसको मैं थोड़ा सा सही करना चाहूँगा। सारे के सारे डायरेक्शंस ऑब्जर्वर की, लाइट जो है ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में ही आ रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऑब्जर्वर एक है और ये लाइट भी इसी डायरेक्शन में आ रही है, ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में। ये लाइट भी ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में आ रही है, ये लाइट भी ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में आ रही है। तो अगर हम लोग एक इमेजिनेशन करें तो ये लाइट अगर ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में आ रहा है, वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में, तो ये नियरली हम लोग इसको बोलेंगे कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 इन द कंडीशन। अगर ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, क्योंकि अगर देखें ये पार्टिकल यहाँ t1 टाइम में लिस्ट से था, t2 टाइम में पार्टिकल यहाँ पे हो गया, t3 टाइम में पार्टिकल यहाँ पे हो गया, पर लाइट सोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आती जाएगी। ऐसी कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 हम ले लेंगे। ऑब्जर्वर इज स्ट्रेस्ड और एस फ्रेम जो है वो मूव करता चला जा रहा है ऑब्जर्वर के सामने। तो इस कंडीशन में जो न्यू होगा हमारा वो हो जाएगा न्यू नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। ओके सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको मेरे लेक्चर को लेकर कोई कमेंट हो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।